औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आई एम रियासत अली योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है कि जब दो बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है अगर डिफरेंट होगा तो जब हम उन दो बॉडीज़ को इन कांटेक्ट या थर्मल कांटेक्ट करेंगे, जब उनको मिलाएंगे तो जो हॉट बॉडी है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। या आप ऐसे कह लें कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कूल है तो जब हम उसका इन कांटेक्ट किसी दूसरी बॉडी के साथ करेंगे तो वो हॉटनेस की तरफ उसकी जो कोल्डनेस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी या ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स में जस्ट हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करनी है। फर्स्ट कंडीशन को मद्देनज़र रखना है, जिसमें क्या है कि जब कोई हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब हम उसको किसी कोल्ड बॉडी के साथ इन कांटेक्ट या थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, सॉलिड में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है और गैस में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड्स के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी डिस्कशन करनी है, जिसका बेसिकली नाम है कंडक्शन। उसके बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन है। ये दो टॉपिक्स हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज हम जस्ट कंडक्शन की बात करेंगे और वो है रेलेवेंट है सॉलिड्स के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स, जस्ट हम इसको देखते हैं। जो आपको स्लाइड के अंदर डायग्राम भी नज़र आ रही है कि किस तरह से जो बर्नर से हीट ऊपर, कोई भी बंदा है जिसने हाथ अपने किए हुए हैं उस बर्नर के ऊपर, तो किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं इसकी कि आप में से कोई भी जो खाना बना रहा होता है तो जब उसके जो उस बर्तन के अंदर जिसके अंदर आप खाना बना रहे हैं उसके अंदर जो चम्मच हम रखते हैं उसका हैंडल अगर तो नॉन मेटल यानी वुडन का है, वुड का है, तो वो कम उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। कहाँ से? उस बर्तन के अंदर से जिसको हमने बर्नर के ऊपर रखा है, जिसमें कोई ना कोई हम डिश बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है वो हम गर्म कर रहे हैं, तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती हुई उस चम्मच के ज़रिए हमें भी फील होती है। अगर उसका हैंडल नॉन मेटल यानी लकड़ी का है तो हमें वो इतना हीटेड होता हुआ नहीं फील होगा। अगर वो जस्ट मेटल का है या स्टील का कोई भी और मेटल है तो वो हमें गर्म होता हुआ फील होगा। तो यही वजह है कि जो वेसल के अंदर हीट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स वाइब्रेट करके क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी बर्नर से लेकर उसका हैंडल जितना भी लंबा होता है वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही तरीका होता है स्टूडेंट्स कि जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है एटम्स की वाइब्रेशन के साथ, या उसकी एनर्जी जो चेंज होती है उस वजह से हीट भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ हम रीड करते हैं। रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी flows to a cold body in the form of heat. This is called a transfer of heat. तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ही नाम देते हैं। थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी in form of heat. This is called transfer of heat. Transfer of heat is a natural process. स्टूडेंट्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस को हम ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स देर आर थ्री वेज विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस। दीज आर, यानी तीन तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? कंडक्शन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्विक क्विज भी लिखा हुआ है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गेटिंग हीट और गिविंग आउट हीट
इनका स्टूडेंट्स आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस चम्मच की जो मिसाल दी है कि जो खाने के अंदर हमने रखा हुआ था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर soon gets warm, but in case of wooden spoon, the handle does not get warm. Both the materials behave differently regarding the transfer of heat. Both metals and non-metals conduct heat. Metals are generally better conduction than non-metals. यानी जो metals होती हैं वो better conduct करती हैं heat को, यानी metals के अंदर जो vibrate करते हैं atoms वो जल्दी heat को transfer करने में मदद देते हैं। In solids, atoms and molecules are packed close together as shown in figure. They continue to vibrate about their mean position. What happens when one of its end is heated? The atoms of molecules present at the end begin to vibrate more rapidly. Students, simply ये है कि जब हम किसी भी सॉलिड के अंदर या कोई सॉलिड का पीस है तो अगर हम उसको हीट देना शुरू करेंगे तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे, या आप ऐसे कह लें कि जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनके वाइब्रेट करने से हीट फ्लो होगी और वो हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करेगी। तो स्टूडेंट्स यही जो फ्लो ऑफ हीट है इन सॉलिड्स, तो ये वाला क्या कहलाता है? कंडक्शन है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स के जो इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या है, नॉन कंडक्टर क्या है। अब स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल। तो इसका ये आंसर है स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ में पहली लाइन देखें, उसका ये आंसर है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर 9.3। स्टूडेंट्स फिगर 9.3 में देखें कि जो भी है सॉलिड कोई एक पीस है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उसको हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये एटम वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो यही वजह है कि बहुत जल्दी मेटल्स के अंदर हीट फ्लो करना शुरू कर देती है, क्यों? उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। These free electrons move with very high velocities within the metal objects. They carry energy at very fast rate from hot to cold parts of the object as they move. Thus, heat reaches at cold parts of the metal objects from its hot part much more quickly than non-metals. स्टूडेंट्स यही वजह है कि फॉर एग्जांपल हम किसी वुडन प्लैंक या किसी भी और कोई पीस ऑफ पेपर है उसको हम हीट देना शुरू करेंगे, क्योंकि वो नॉन मेटल है तो उसको उसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करके जल्दी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू कोई भी मेटल है। अब स्टूडेंट्स की डिफाइन देख लें, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि कंडक्शन जो मेथड है वो सॉलिड में इस्तेमाल होता है, किसके लिए? ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। तो अब क्या है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट ईजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें दो चीज़ों की डिफ़ाइन भी मिल गई, एक तो कंडक्टर की कि वो वाले मटेरियल्स जो कंडक्ट कर सकते हैं या अपने अंदर से फ़्लो करवा सकते हैं इजीली किसको? हीट को, तो वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। अगर ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट इजीली कंडक्ट ना कर सके उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। या बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर के बाद है वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर etc आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। अब स्टूडेंट्स इंसुलेटर की कोई आपको डिफाइन कह दे या बैड कंडक्टर्स की, तो हम यही लिखेंगे कि उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते, या आप ऐसे कह लें कि उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट का बहुत ही कम
प्रोसेस होता है। तो अब इसके अंदर जो इंसुलेटर्स हैं इनकी एग्जांपल्स भी नीचे लिखी हुई हैं। या वुड है, इसके अंदर कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर, ईटीसी, ये सारे बैड कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है, कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स इन मेटल्स, हीट फ्लो रैपिडली एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। यही बात स्टूडेंट्स दोबारा की गई है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से हीट फ्लो करती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। सच एज वुड और रबर, कंसिडर अ सॉलिड ब्लॉक एज शोन इन फिगर। One of its two opposite faces, each of cross-sectional area is heated to a temperature T1। अब स्टूडेंट सिंपली ये बात याद रखें कि एक कोई ब्लॉक है, उसके दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंट है, उसकी कोई लेंथ है। अब दोनों एंड्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 कह दें फॉर एग्जांपल, दूसरे एरिया को A2 कह दें। अब एक साइड का टेम्परेचर जो है T1 कह दें, वो हाई रख लें, जो आपको स्लाइड के अंदर राइट साइड पे नज़र आ रहा है सॉलिड क्यूब के अंदर, वो टेम्परेचर हाई है। दूसरी साइड पे जो हल्का सा आपको ब्लू करके दिखाया गया है वो T2 यानी लो टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स के अंदर जो भी हीट है या टेम्परेचर डिफरेंस है वो एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए या थर्मल इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए उसके जो हॉट एटम्स हैं वो उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कोल्ड पार्ट्स की तरफ। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हीट क्यू यानी फ्लोज अलोंग इट्स लेंथ टू अपोजिट फेस एट टेम्परेचर T2 इन T सेकंड, यानी इसको वहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में कोई ना कोई टाइम भी लगेगा। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लें कि ये कोई ब्लॉक है जिसके एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है। जो T1 वाली साइड है उसका टेम्परेचर हाई है, जो T2 वाली साइड है उसका टेम्परेचर लो है, ज़ाहिर सी बात है। अब इसमें से T1 से T2 की तरफ हीट फ्लो करेगी। अब इसकी कुछ लेंथ भी है। अब हीट ट्रांसफ़र होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, तो इसको टाइम को हम T कहेंगे। तो अब इसकी डिफ़ाइन कैसे बनेगी, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला है Q/T। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो बात है ना कि थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर रेट ऑफ फ्लो है, यानी एट यूनिट टाइम कितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। इस पर डिपेंड करती है कि कितनी हीट फ्लो हो रही है, कितनी ज़्यादा है, कम है, क्या उसकी मिकदार है, कितना टाइम लगता है। उसके अंदर 3 फैक्टर हैं। ये जो 3 फैक्टर हैं इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के अगर फैक्टर्स लिखने को कहा जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो आपने यही 3 फैक्टर्स उसके लिखने हैं, जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी जितना एरिया स्टूडेंट्स का बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड को ट्रैप करेंगे या उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद है लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा देर लगेगी एनर्जी फ़्लो करने में। उसके बाद जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा एटम्स वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले इसका जो फैक्टर है उसको डिस्कस करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। Larger cross-sectional area A of the solid contain larger number of molecules and free electrons। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर किसी सरफेस का ज़्यादा एरिया है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फ्री एटम्स होंगे तो वो ज़्यादा ही ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। लेंथ ऑफ द सॉलिड, अब स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा लंबी किसी बार की या कोई भी सॉलिड पीस है उसकी लेंथ होगी तो उसमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हो, यानी Q/T जो वो किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/L इसकी लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी लेंथ बढ़ा देंगे उतनी ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। अब दो फॉर एग्जांपल वही एक फेस है उस सॉलिड का, अब दूसरा उसके साथ फेस है। अब इनके दरमियान
जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, यानी जल्दी से एटम्स एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब अगर एक साइड पे यानी T1 साइड पे टेम्परेचर 98 हो और जो T2 साइड है उसमें कम टेम्परेचर यानी 97 हो, तो इसमें 1 केल्विन का चेंज है, तो इसके लिए बहुत कम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, यानी आहिस्ता से एटम्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब स्टूडेंट्स इन तीनों फैक्टर्स को यानी Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, Q ओवर T इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के, Q ओवर T फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2। अब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, उसमें देखें स्टूडेंट्स एरिया और साथ में यानी टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए A इंटू T1 माइनस T2 लिखा है। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में L लिखा है, अब वही बात होगी कि L के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट लिखा है K और इक्वल का साइन अपीयर करवा दिया, वही इक्वेशन लिखी हुई है K इंटू A और साथ में T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर L। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो K की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इक्वेशन को इसको अरेंज करके, तो इसमें से हम जस्ट K की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे Q ओवर T है। अब इसके साथ जो राइट साइड पे K A इंटू T माइनस T2 है ओवर L है, इसको हम दूसरी साइड पे अगर ले जाएं L को Q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला जो फैक्टर है वो T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स की K की वैल्यू निकल आएगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब स्टूडेंट्स अब हम K की वैल्यू की डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो किस तरह से है, या थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। The rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। स्टूडेंट्स की अगर आपको नहीं समझ आई इस डिफ़ाइन की तो मेरी बात एक दफ़ा गौर से सुने। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक क्यूब है सॉलिड का जिसका एरिया कितना है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कह लें कि 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया एक फेस का, अब दूसरा भी जाहिर सी बात है उसका एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके दोनों एंड्स में टेम्परेचर डिफरेंस है 1 केल्विन का, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक साइड पे रख लें टेम्परेचर है 20 यानी T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी साइड पे 19 है। अब इन दोनों में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। कोई एक क्यूब है सब्सटेंस है जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, 1 मीटर क्यूब है ना। तो अब स्टूडेंट्स इसके दोनों फेसेस में डिफरेंस है टेम्परेचर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर दोनों का इक्वल होने में, यानी ये 21 से 19 है, तो उसको ये 1 टेम्परेचर उस साइड को वो क्या करेगा ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। ये कब तक इक्विलिब्रियम में आएंगे, अब देखिए इन दोनों में 1 केल्विन को हमने मेंटेन करना है, यानी 20 से उस 19 की तरफ जाना है। तो अब देखिए इनमें 1 केल्विन डिफरेंट है टेम्परेचर का, तो जब ये वाला टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी है। एक दफ़ा फिर सुने स्टूडेंट्स, वो 1 मीटर क्यूब का कोई सॉलिड पीस है, उन दोनों के एंड्स में, दोनों डिफरेंट एंड्स पे टेम्परेचर डिफरेंस है 1, यानी वो कितना टाइम लेता है 1 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस की क्या है कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टिविटी है। अब कुछ सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे दी गई है जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, जो आप याद करते हैं जिस। अब थर्मल कंडक्टिविटी का हम अगर यूनिट लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वाट पर मीटर पर केल्विन।
तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक समअप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।